एक बार की बात है, किसी गांव में रिया नाम की एक लड़की अपनी सौतेली माँ सविता और अपनी सौतेली बहन अंजलि और ज्योति के साथ रहती थी। सविता और उसकी दोनों बेटियां रिया को बहुत परेशान किया करती थी। उसे मारती थी, पीटती थी और घर का सारा काम करवाती थी। ऐसे ही रिया अपनी सौतेली माँ और अपनी सौतेली बहनों के साथ जिंदगी व्यतीत कर रही थी। करमजली, कहाँ मर गई? जल्दी मेरे पास आ। माँ, मैं अंजलि और ज्योति के लिए पास्ता बना रही थी। वैसे आप मुझे क्यों बुला रही थी? बस 24 घंटे बहाने बनाने आते हैं और तो कुछ करना आता नहीं। बस मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है। पहले तो अपनी माँ को खा गई और अब उससे भी पेट नहीं भरा तो अपने बाप को भी खा गई। पता नहीं ये चुड़ैल कितने लोगों को खाकर मरेगी। तू क्यों नहीं मर जाती? अगर तू मर जाए तो हमें चैन की सांस मिले। जब भी तुझे देखती हूँ मेरा खून खौल जाता है। और हाँ, मेरा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। चल जा, मेरे लिए चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम लेकर आ, मनहूस कहीं की। मम्मी, क्या आप आइसक्रीम मंगा रही हो? हमारा भी आइसक्रीम खाने का बहुत मन है। अंजलि, क्या तू आइसक्रीम खाएगी? हाँ, क्यों नहीं। माँ, क्या मैं भी अपने लिए एक आइसक्रीम ला सकती हूँ? मैंने 1 साल पहले आइसक्रीम खाई थी। माँ, मना मत करना, मेरे लिए भी आइसक्रीम मंगवा दो ना। चुपचाप से हम तीनों के लिए आइसक्रीम लेकर आ। ये खाना है, वो खाना है। ज्यादा बोलेगी तो तेरे को खाना भी नहीं दूंगी। और अब ये पैसे ले और जल्दी से आइसक्रीम खरीद कर ला। इतना कहकर रिया आइसक्रीम लेने के लिए निकल जाती है। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद रिया के पीछे एक चोर लग जाता है। वो चोर रिया के सारे पैसे छीन कर भाग जाता है। रिया उस चोर का बहुत देर तक पीछा करती है, लेकिन रिया चोर को नहीं पकड़ पाती। इसलिए रिया सड़क के किनारे बैठकर रोने लगती है। ये क्या अनर्थ हो गया? वो चोर मेरे सारे पैसे लेकर भाग गया। अब मैं आइसक्रीम कहाँ से लेकर आऊंगी? मैं माँ को क्या जवाब दूंगी? पिताजी, आपने दूसरी शादी क्यों की? सौतेली माँ मुझ पर बहुत अत्याचार करती है। रिया वहाँ पर बैठकर रो ही रही थी कि तभी एक गाड़ी तेज रफ्तार में आकर एक बिल्ली को कुचल देती है। रिया तुरंत उस बिल्ली के पास जाती है। हे भगवान, इसको तो बहुत चोट आई है। मेरे पास तो इसको जानवरों के अस्पताल ले जाने के लिए भी पैसे नहीं है, लेकिन मैं इसको अपने घर ले चलती हूँ। इसको हल्दी का लेप लगा दूंगी, उससे इसके जख्म बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। रिया उस जख्मी बिल्ली को अपने साथ अपने घर ले आती है। तीनों माँ बेटी गुस्से से लाल पीली होकर बैठी हुई थी, क्योंकि रिया को बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही सविता रिया के हाथ में वो खून से लथपथ बिल्ली देखती है तो वो बहुत ही गुस्सा होती है और रिया को बहुत मारती है। मनहूस करमजली, मैंने तुझे आइसक्रीम लेने के लिए भेजा था, खून से लथपथ बिल्ली को नहीं। तू इसे मेरे घर में क्यों लेकर आई है? आइसक्रीम कहाँ है? इसके बाद रिया सविता को सारी बात बताती है। और कुछ ही देर में वहाँ पर एक गाड़ी वाला इस बिल्ली को टक्कर मारकर चला गया। इसे बहुत ज्यादा चोट लगी थी, इसलिए मैं इसे घर ले आई। माँ, ये बस बहाने बना रही है। हमने जो इसे पैसे दिए थे, खुद उनके आइसक्रीम खाकर आ गई होगी और यहाँ पर आकर बहाने बना रही है। माँ, ये हमें उल्लू बना रही है। इसको इस चीज की सजा मिलनी चाहिए। तो फिर ठीक है, आज इस मनहूस को इसकी गलती की सजा दे दी जाए। इतना कहकर सविता रसोई में जाती है और चिमटा गरम करके लाती है और रिया के शरीर पर लगा देती है। रिया दर्द से चिल्ला रही थी, लेकिन फिर भी तीनों माँ बेटी रिया के ऊपर अत्याचार करने से नहीं रुक रही थी। रात में रिया बिल्ली को हल्दी का लेप लगा रही होती है। तभी रिया बिल्ली से कहती है, बिल्ली, मैं तुम्हें हल्दी का लेप लगाना भूल गई। मुझे अपनी माँ के अत्याचार सहने पड़ते हैं। मेरी सौतेली माँ बहुत दुष्ट है, मेरी कोई गलती भी नहीं है, लेकिन तब भी उन्होंने मुझे बहुत मारा। मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। चलो, अब मैं तुम्हें हल्दी का लेप लगा देती हूँ और अपने शरीर पर भी टूथपेस्ट लगा लेती हूँ। थोड़ा बहुत आराम मिल ही जाएगा। ऐसा कहकर रिया बिल्ली को लेप लगा देती है और अपने जले शरीर पर भी टूथपेस्ट लगा लेती है। अगले दिन बिल्ली बिल्कुल ठीक हो जाती है और इधर से उधर फुदकने लगती है। बिल्ली बाहर के रास्ते पर जाती है। रिया बिल्ली का पीछा करते करते जंगल में आ जाती है, लेकिन बिल्ली कहीं नहीं रुक रही थी। वो भागते ही जा रही थी। रिया भी बिल्ली के पीछे पीछे ही जा रही थी, लेकिन तभी बिल्ली एक बहुत ही चमचमाती हुई चक्की के पास आकर रुकती है। अगले ही पल वो बिल्ली एक परी के रूप में आ जाती है और परी रिया से कहती है, रिया, मुझे पता है तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ यहाँ पर लेकर आई हूँ। ये चक्की जो तुम देख रही हो, ये कोई मामूली चक्की नहीं है। ये जादुई चूड़ियों की चक्की है और ये सिर्फ अच्छे लोगों की ही मदद करती है। मुझे पता है
तुमसे किसी दूसरे का दुख दर्द देखा नहीं जाता। चलो अब इस चक्की पर हाथ लगाओ और बोलो, चक्की मुझे जादुई चूड़ियाँ दे दो। रिया जादुई चक्की पर हाथ लगाती है और कहती है, जादुई चक्की मुझे चूड़ियाँ दे दो। रिया के इतना कहते ही वहाँ पर चूड़ियाँ प्रकट हो जाती है। अरे वाह परी जी, ये तो सच में जादुई चूड़ियों की चक्की है। लेकिन परी जी, मैं इन चूड़ियों का क्या करूँगी? पहले तुम इन्हें पहनो, फिर देखना क्या होता है। रिया चूड़ियों को पहनती है। अगले ही पल रिया के शरीर के सारे जख्म खत्म हो जाते हैं। रिया बिल्कुल ठीक हो जाती है। लेकिन परी जी, इससे तो सिर्फ मेरे जख्म खत्म हुए हैं, लेकिन मुझे अपनी सौतेली माँ से छुटकारा पाना है। हाँ, तुम इन चूड़ियों से जो मांगोगी तुम्हें वो मिल जाएगा। इन चूड़ियों की मदद से तुम अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकती हो और अपने साथ साथ दूसरों की भी मदद कर सकती हो। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मुझे एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए एक सहारा दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद रिया उस जादुई चूड़ियों से अपने लिए एक अच्छा सा घर मांगती है और उस घर में जाकर बहुत स्वादिष्ट खाना मांगती है। अगले ही पल वहाँ पर बहुत सारा खाना प्रकट हो जाता है और रिया पेट भर खाना खाती है। रिया उन जादुई चूड़ियों की मदद से बहुत अमीर हो जाती है। रिया अब गरीबों की मदद करती थी, लेकिन एक दिन ये सब सविता और उसकी बेटियों को पता चल जाता है कि कैसे रिया एक महारानी वाली जिंदगी जी रही है। इसलिए एक दिन सविता उन चूड़ियों को चुराने की तरकीब निकालने लगती है। सुनो तुम दोनों, कल हम रात में चुपके से रिया के घर में घुस जाएंगे और वो चूड़ियाँ चुराकर अपने घर ले आएंगे। अगले दिन सविता और उसकी दोनों बेटियां चुपके से रिया के घर में से वो चूड़ियाँ चुरा कर ले आती हैं और उन चूड़ियों से बहुत सारे पैसे मांगती हैं। लेकिन अगले ही पल वहाँ पर बहुत आग लग जाती है और तीनों जलकर राख हो जाती हैं और वो जादुई चूड़ियाँ खुद ब खुद रिया के पास चली जाती है। अब रिया अपनी जिंदगी में हंसी खुशी रह रही थी। ये कहानी बिलासपुर गांव की है, जो एक घने जंगल के छोर पर बसा था। उसी गांव में रहता था विकास। विकास लकड़ी काटने का काम करता था। उसके 2 बच्चे थे, एक लड़का मिंटू और एक लड़की पिंकी। मिंटू और पिंकी की माँ बीमारी के कारण चल बसी थी। वो दोनों अपनी माँ को बहुत याद करते थे और अक्सर माँ की याद में उदास हो जाया करते थे। पिंकी, अगर माँ होती तो हमें कितना प्यार करती। हाँ भैया, मुझे भी माँ की बहुत याद आती है। उनकी ये बात उनके पिता सुन रहे थे। बच्चों की उदासी को दूर करने के लिए विकास ने दूसरी शादी कर ली। मिंटू और पिंकी नई माँ को पाकर बहुत खुश हुए, लेकिन उनकी सौतेली माँ यामिनी उनको देखकर खुश नहीं थी। वो दुष्ट औरत थी। वो किसी भी तरह दोनों बच्चों से छुटकारा पाना चाहती थी और इसीलिए हर समय नए नए उपाय सोचा करती थी। वो रोज अपने पति से मिंटू और पिंकी की शिकायत किया करती थी ताकि वो उनसे नाराज हो जाए। अरे मिंटू के पापा, आज मिंटू और पिंकी पूरा दिन खेलते रहे और इन दोनों ने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी और तो और मुझे उल्टा जवाब भी दिया। यामिनी जैसा सोच रही थी वैसा नहीं हुआ। विकास मिंटू और पिंकी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो उन्हें प्यार से समझाता है कि वो अपनी माँ को परेशान ना करें और उसे किसी प्रकार की शिकायत का मौका ना दें। मिंटू और पिंकी भी पिता की बात मान अपनी सौतेली माँ को खुश करने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो तो किसी भी तरह उन दोनों से छुटकारा पाना चाहती थी। एक बार उनके गांव में सूखा पड़ गया। लोग खाने के मोहताज हो गए। ऐसे हाल में सौतेली माँ यामिनी मिंटू और पिंकी से और भी ज्यादा चिढ़ने लगी। उन्हें खिलाना पिलाना यामिनी को आफत लगने लगा। एक रात वो अपने पति से बोली, गांव में सूखा पड़ा है, सभी के खाने के लाले पड़े हैं। ऐसे में हम मिंटू और पिंकी को अपने साथ नहीं रख सकते। हमें उन्हें जंगल में छोड़ आना चाहिए। ये सुनकर मिंटू और पिंकी का पिता विकास उदास हो गया और बोला, वो नन्हे बच्चे हैं, मैं उनके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? उन पर कुछ तो दया करो। मैं कुछ नहीं जानती। इस समय हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। हम खुद के खाने की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, उनकी कहाँ से करेंगे? मेरी बात मान लो, हम कल उन दोनों को जंगल में ले जाकर छोड़ देंगे। सौतेली माँ यामिनी ने अपना फैसला सुना दिया, जिसे मन मारकर विकास ने भी मान लिया। उन दोनों की बातें मिंटू ने सुन ली, जो उस समय जाग रहा था। वो तुरंत घर के आंगन में गया और वहाँ कोने में रखे डिब्बे में से अपने कुछ कंचे अपने पास रख लिए। अगली सुबह यामिनी उनसे बोली,
मिंटू और पिंकी, हम दोनों लकड़ियाँ काटने जंगल जा रहे हैं। तुम दोनों भी हमारे साथ चल रहे हो। चलो जल्दी तैयार हो जाओ। मिंटू और पिंकी जंगल जाने के लिए तैयार हो गए। मिंटू ने वो कंचे अपनी पैंट की जेब में रखे हुए थे। फिर सब जंगल के लिए निकल पड़े। जंगल में एक स्थान पर पहुंचकर यामिनी बोली, मिंटू और पिंकी, तुम लोग यहीं रुको, हम लोग दूसरी जगह से लकड़ियां काट कर आते हैं। उनका पिता कुछ नहीं बोला, बस उदास आंखों से उन्हें देखता रहा। फिर उनकी सौतेली माँ के साथ वहाँ से चला गया। मिंटू और पिंकी वहीं उनका इंतजार करने लगे। शाम हो गई, अंधेरा छाने लगा, लेकिन उनके माता पिता नहीं लौटे। पिंकी डर के मारे रोने लगी। तभी मिंटू उसे दिलासा देते हुए बोला, पिंकी डरो मत, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। उसके बाद वो अपने द्वारा रास्ते पर डाले गए कंचों को देखता हुआ पिंकी के साथ घर चला आया। जब उनके पिता विकास ने उन दोनों बच्चों को अपने सामने देखा तो दौड़ता हुआ उनके पास गया और उन्हें गले लगा लिया। विकास को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब से मैं तुम दोनों को कभी खुद से दूर नहीं करूँगा। मिंटू और पिंकी को वापस घर आया देख यामिनी बहुत नाराज हो गई। वो दूसरे मौके का इंतजार करने लगी। कुछ दिनों बाद जब विकास किसी काम से शहर गया तो वो मिंटू और पिंकी के पास जाकर बोली, चलो आज लकड़ियाँ काटने जंगल चलते हैं। मिंटू अपनी सौतेली माँ की चाल समझ गया, लेकिन इस बार उसके पास साथ ले जाने के लिए कंचे नहीं थे। वो भागकर रसोई घर गया और वहाँ से चावल के दाने अपने जेब में डाल लिए। इस बार यामिनी उन्हें दूसरे रास्ते से जंगल ले गई। मिंटू पूरे रास्ते चावल के थोड़े थोड़े दाने डालता गया। जंगल पहुंचकर यामिनी उन्हें एक पेड़ के नीचे बैठाते हुए बोली, तुम दोनों यहाँ बैठकर मेरा इंतजार करो, मैं दूसरी तरफ से लकड़ियाँ काट कर आती हूँ। मिंटू और पिंकी वहीं बैठकर यामिनी का इंतजार करने लगे। शाम हो गई और फिर कुछ देर में रात, लेकिन यामिनी वहाँ नहीं आई। पिंकी डर के मारे रोने लगी और मिंटू से कहने लगी, मिंटू अब क्या होगा? हम घर कैसे जाएंगे? जंगल में तो हमें जंगली जानवर मारकर खा जाएंगे। पिंकी, हमें सुबह तक जंगल में ही रुकना पड़ेगा। मैंने घर से यहाँ तक के रास्ते में चावल के दाने डाले हैं, लेकिन अंधेरे में हमें वो दिख नहीं पाएंगे। सुबह होने पर हम उन्हें देखकर घर चले जाएंगे। डरते डरते दोनों ने जंगल में ही पूरी रात बिताई। सुबह होने पर वो घर के लिए निकले, लेकिन मिंटू ने रास्ते में जो चावल के दाने डाले थे वो चिड़िया और गिलहरी खा गई थी। इसी कारण दोनों जंगल में भटक गए। भटकते भटकते वो एक जगह पहुँचे जहाँ उन्हें एक खूबसूरत चॉकलेट का घर दिखाई दिया। वो घर केक, आइसक्रीम और लॉलीपॉप से बना हुआ था। उसमें ढेर सारी कैंडी और चॉकलेट भी थी। उस घर को देखकर दोनों की भूख जाग गई। दोनों उस घर के पास गए और चॉकलेट, कैंडी, आइसक्रीम, केक खाने लगे। तभी एक बूढ़ी औरत वहाँ आई। उसे देखकर मिंटू और पिंकी डर गए। दोनों को डरता देख बूढ़ी औरत बोली, डरो नहीं बच्चों, ये मेरा घर है और मैंने इसे तुम जैसे बच्चों के लिए ही बनाया है। आओ आओ, अंदर आओ, मैं तुम्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगी। दोनों भूखे थे, इसलिए बूढ़ी औरत के साथ घर के अंदर चले गए। बूढ़ी औरत ने उन्हें ढेर सारा खाना खिलाया। खाना खाकर मिंटू और पिंकी बहुत खुश हुए। उन्होंने बूढ़ी औरत का धन्यवाद किया और उसे अपने साथ घटी सारी घटना बता दी। उन्होंने उसे बताया कि वो अपने घर का रास्ता भूल गए हैं और वो जंगल में भटक गए हैं। उन्होंने बूढ़ी औरत से पूछा, क्या आप हमें हमारे घर पहुंचा देंगी? ये सुन बूढ़ी औरत जोर जोर से हंसने लगी। अब तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, तुम्हें यहीं रहना होगा। मैं तुम दोनों को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। बूढ़ी औरत की ये बात सुनकर दोनों बच्चे डर जाते हैं। तभी अचानक वो बूढ़ी औरत एक डायन के रूप में बदल जाती है, जो छोटे बच्चों को मारकर खा जाया करती थी। केक, आइसक्रीम, चॉकलेट वाला घर उसने बच्चों को आकर्षित करने के लिए ही बनाया था। उसने मिंटू को एक पिंजरे में कैद कर दिया और बोली, लड़के, तू इस पिंजरे में बंद रह। जब मोटा ताजा हो जाएगा तब मैं तुझे खाऊंगी। पिंकी को उसने घर के कामों में लगा दिया। मिंटू और पिंकी डर में जीने लगे। वो दोनों वहाँ से बाहर निकलने का उपाय भी सोचते रहते थे।
एक दिन बूढ़ी डायन पिंकी से बोली, आज एक बड़े बर्तन में पानी गरम करो, मैं उसमें मिंटू का सूप बनाकर पीऊंगी। बूढ़ी डायन की बात सुनकर पिंकी डर गई और उसने ये बात जाकर मिंटू को बताई। पिंकी की बात सुनकर मिंटू को यहाँ से बाहर निकलने का उपाय मिल गया। उसने वो उपाय पिंकी के कान में बता दिया। फिर पिंकी एक बड़े से पतीले में पानी गरम करने लगी। कुछ देर बाद बूढ़ी डायन आई और पिंकी से बोली, पानी गरम हो गया क्या? मैं इतनी छोटी सी हूँ और ये पतीला इतना बड़ा, मैं इसमें जाकर कैसे देखूं कि पानी गरम हुआ है या नहीं? आप खुद ही देख लो ना। बूढ़ी डायन बोली, ठीक है, मैं ही देखती हूँ। उसके बाद बूढ़ी डायन एक स्टूल पर चढ़ी और गर्म पानी में झांक कर देखने लगी। तभी पीछे से पिंकी ने उसे गर्म पानी के पतीले में धक्का दे दिया। हाय हाय, जल गई, मर गई, बचाओ, अरे कोई तो बचाओ। चीखते चिल्लाते गर्म पानी में जलकर बूढ़ी डायन मर गई। पिंकी ने मिंटू को आजाद कर दिया। मिंटू पिंकी से बोला, अब हमें बिना देर किए यहाँ से बाहर चले जाना चाहिए। भाई, मैंने यहाँ मटके में ढेर सारे सोने के सिक्के देखे हैं, क्यों ना हम उनमें से कुछ अपने साथ ले चले। इससे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी और हम कभी भूखे नहीं रहेंगे। हमारे माता पिता भी हमें घर से नहीं निकालेंगे। दोनों सोने के कुछ सिक्के एक थैली में डालकर उस घर से बाहर निकल गए। इधर उधर घूमते घूमते वो किसी तरह शाम ढले अपने घर पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि उनका पिता घर के बाहर उदास बैठा हुआ है। वो जब पिता के सामने जाकर खड़े हुए तो उन्हें देखकर विकास रोने लगा और उन्हें गले लगाते हुए बोला, बच्चों, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें इतनी परेशानी हुई। अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने तुम्हारी सौतेली माँ को घर से निकाल दिया है। मिंटू और पिंकी ने अपने साथ घटी सारी घटना अपने पिता विकास को बताई और फिर उसे सोने के सिक्कों वाली थैली दी। उन सोने के सिक्कों से उनकी गरीबी दूर हो गई और वो खुशी खुशी रहने लगे।